आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 3B से रिलेटेड। जीएसटी और 3B जब रिटर्न हम फाइल करते हैं प्रत्येक मंथ, तो मुझे यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी देखने के लिए मिलता है टेबल नंबर 4 में कि मेरा इस मंथ का कितना आईटीसी अवेलेबल है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसएस में। तो जब हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी वाले ऑप्शन में। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन है। इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ट सप्लाई, लेवल टू रिवर्स चार्ज, अदर देन 1 और 2 एवं ऊपर में जो ये दो है इस दोनों के अलावा है ओके इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसटी एंड ऑल आईटीसी। यहाँ पर मेरा टोटल आईटीसी ये वाला जो आईटीसी है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला, ये यहाँ पर मुझे शो करता है कि मेरे पास आईजीएसटी में इस मंथ एज पर 2B के हिसाब से इतना इतना अमाउंट जनरेट होकर के आ गया है। ओके, यहाँ पर आईटीसी आ गया है जो भी, वो सीधे हम क्या करते हैं जब 3B फाइल करते हैं तो क्लेम कर लेते हैं। लेकिन आईटीसी क्लेम करने से पहले आपको यहाँ पर नीचे में पॉइंट देखना है बी में, टेबल 4 जो है उसका बी वाला जो ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में ये सारा पॉइंट है जहाँ पे मेरा ऑल अदर आईटीसी आ जाता है। और नीचे में आप देख रहे हैं आईटीसी रिवर्सल का, तो इसमें जो भी टोटल आपका आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी में जो भी आईटीसी अवेलेबल होता है उसके रिवर्सल का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और ये रिवर्सल भी आपको यहीं पे करना है, इसके लिए अलग से टाइम नहीं है। ओके, अगर आप हर मंथ रिकॉन्साइल करते जा रहे हैं तो आपको प्रत्येक मंथ में पता रहना चाहिए एज पर 2A के हिसाब से, एज पर 2B के हिसाब से कि मेरा कौन सा आईटीसी सही है जो हम क्लेम करेंगे और कौन सा आईटीसी मेरा गड़बड़ है जिसे हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वो कौन कौन सा आईटीसी है उसे आप एज पर रूल जीएसटी, एज पर रूल सीजीएसटी 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल को आप फॉलो करें एंड सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 को भी फॉलो करें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सेक्शन 17(5) से रिलेटेड, यानी कि जीएसटी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 से रिलेटेड टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, उस सेक्शन पे बात करने से पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका 2A है और दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है ये मेरा है 2B। फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपने देख लिया कि फर्स्ट मेरा था 2A और दूसरा मेरा 2B है। तो 2A में जो कुछ ऐसा भी आईटीसी आ जाता है जो हो सकता है गलती से किसी ने का जीएसटी नंबर गलती से मिसप्लेस हो करके किसी और का जीएसटी नंबर आ गया, आपका जीएसटी नंबर उसने दे दिया, वो आईटीसी आपके पास अगर आ गया तो क्या आप उस आईटीसी को क्लेम करेंगे? नहीं, वो उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उस आईटीसी को हम रिवर्स करेंगे। उसके लिए आपको यही सेक्शन जो अभी मैंने दिखाया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, सेम चीज़ आपका 2B में भी रहता है। 2B के हिसाब से ऑटो पॉपुलेट जनरेट हो जाती है मेरा आईटीसी, और जो भी 2B में मेरा आईटीसी जनरेट होता है उसे हम सीधे सीधे क्लेम कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये क्लेम नहीं करना है, उसके लिए काफ़ी कुछ सेक्शन दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं। उस रूल को आप पहले पढ़ लें, उसे फॉलो करें और उसके बाद ही 3B फाइल करें। अगर आपको सेक्शन और रूल के बारे में नहीं पता है फिर भी आप 3B फाइल कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान से ज़्यादा अपने क्लाइंट का नुकसान कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं। सबसे पहला जो मेरा सेक्शन है यहाँ पर 17(5) यानी कि सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। मेरे पास अगर टोटल आईटीसी अवेलेबल है तो इसमें से जो हम आईटीसी रिवर्सल करेंगे और 17(5) में सबसे पहले क्या सब कर रहा है और कौन कौन सा मुझे रिवर्स करना है अगर वो आईटीसी मेरे पास गलती से आ गया तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 17(5) पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले दिया हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंसर्न इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन
16 एंड सब सेक्शन 1 16 सेक्शन 18। कह रहा है क्लियरली कि सब सेक्शन 18 में और सब सेक्शन 18 और सेक्शन 16 में के अंदर जो सब सेक्शन 1 है उसमें कुछ भी कैंसन है, कुछ भी यहाँ पे कैंसन एनीथिंग कुछ भी कैंसन दिया क्या हुआ है तो उसे आप भूल जाइए। आप सेक्शन 16 और 18 का सब सेक्शन 1 पढ़िए जा करके, और उसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है आईटीसी क्लेम करने से रिलेटेड उस सब चीज़ को कहता है आप भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी एबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा इन रेस्पेक्टेड ऑफ, यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है इन रेस्पेक्टेड ऑफ, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कि इन रेस्पेक्टेड ऑफ, ये जो है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन सब नीचे जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इस सब को ध्यान में रखते हुए या इससे रिलेटेड चीज जो भी होगा उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियरली इसने कह दिया है। तो क्या कह दिया है, सबसे पहले देखिए मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सबसे ये इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है इसको हाईलाइट करिए। क्या कह रहा है ये मोटर व्हीकल्स का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो किसको नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को। तो जिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, दो टाइप का व्हीकल्स होता है, पहला होता है क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को ये इसने कहा है कि इसका इससे रिलेटेड जो मोटर व्हीकल्स है हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन, अगर ये 13 से ज़्यादा नहीं है, 13 से ज़्यादा व्यक्ति का नहीं है, इंक्लूड द ड्राइवर, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में देख रहे हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर के साथ अगर ये 13 से ज़्यादा पर्सन के लिए नहीं है तो उस तरह के मोटर व्हीकल्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। वो आईटीसी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होगा तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन पर्सन जो है वो क्या हो गया, उसमें तो बस भी है। ओके, उसमें आपका क्या है ट्रेवल जो है वो भी आता है, लेकिन इसने क्लियर कर दिया है कि अगर वो 13 से कम है या 13 है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा है तभी आपको उसका आईटीसी मिल पाएगा मोटर व्हीकल्स का। ओके, लेकिन फिर इसने यहाँ पर कह दिया है एक्सेप्टेड व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। ओके, लेकिन ये एक्सेप्ट हो सकता है, ये एक्सेप्ट हो सकता है आपका कब, अगर यूज आप कर रहे हैं फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं तब ये आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है, तब आपको ये आईटीसी मिल सकता है। अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि जितना भी शोरूम है, जितना भी डीलरशिप है, उन सबको तो आईटीसी ही नहीं मिलेगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है, ओके, आप परचेज कर रहे हैं और उसे सेल कर रहे हैं, तो इस तरह आपका ये टैक्सेबल सप्लाई अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर उसका आईटीसी मिलेगा। यहाँ पर वो क्या सब चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको हम समझते हैं। पहला दिया हुआ है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, अगर आप कोई व्हीकल्स आप परचेज कर रहे हैं, जैसे शोरूम वगैरह में व्हीकल्स परचेज होता है, सेल होता है, तो वहाँ पे आईटीसी मिलेगा आपको। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए किसी ट्रांसपोर्टर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अगर आप कोई भी पर्सनल गाड़ी परचेज कर रहे हैं अपने यूज के लिए तब वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसेंजर के लिए उसे यूज कर रहे हैं, जैसे बस हो गया, जैसे ट्रेवलिंग वाला हो गया, इस तरह की जो भी गाड़ी है
उस जिसमें आपको 13 से ऊपर का सीट कैपेसिटी हो। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर 13 से ऊपर वाला ही होता है। ठीक, उसके बाद इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। अगर आप कोई ऐसा मोटर व्हीकल्स ले रहे हैं जो कि ड्राइविंग के लिए होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है, बहुत जगह आप देखे भी होंगे कि लिखा रहता है गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी चलाना सीखें। तो इस तरह का जो भी मोटर व्हीकल्स है वो ड्राइविंग सिखाता है या ट्रेनिंग देता है गाड़ी चलाने का, तो उस तरह की गाड़ी आप अगर ले रहे हैं तो उसके लिए आईटीसी अवेलेबल है। तो इन तीनों के लिए आईटीसी अवेलेबल है। इसको छोड़ करके, और ये 13 सीट के अलावा इस सब को छोड़ करके ये जितना भी है इस सब के लिए बिल्कुल ही अवेलेबल होगा आईटीसी। उस आईटीसी को आप बहुत ही आराम से अपने 3B में क्लेम कर सकते हैं। अगर वो आईटीसी आपको मिल भी रहा है तो भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा क्या है, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, यानी कि जहाज और एयरक्राफ्ट एक्सेप्टेड व्हेन दे आर यूज्ड। इसका भी आईटीसी आप यूज कर सकते हैं। कब? फॉर द मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। इसको भी आपको टैक्सेबल सप्लाई के लिए नीचे दिए गए पॉइंट को फॉलो करना होगा। क्या सब दिया हुआ है तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है फर्दर सप्लाई सच व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर आप कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट सेल कर रहे हैं तब आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं तब आप, जैसे कि एयर इंडिगो हुआ, ये सब जो हुआ, वहाँ पर आप इस तरह का जो भी होगा वो आपको उसका आईटीसी मिल सकता है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ नेविगेशन एज वेसल्स, अगर आप किसी जहाज को परचेज किए हैं ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, नेविगेशन के लिए, तो फिर आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एज एयरक्राफ्ट, कोई भी हवाई जहाज या इस तरह से रिलेटेड आप फ्लाइंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पहले ही मैंने बता दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का से रिलेटेड भी अगर आप कोई व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि किस किस का आईटीसी मिलेगा और किस किस का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के अगर कोई भी ऐसा चीज़ जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा तब भी वो आपके ऑल आईटीसी, कहाँ पर है ये पॉइंट, यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में अगर वो चीज़ आ जाता है तो उस तरह को पॉइंट, उस तरह के आईटीसी को आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अगर आईजीएसटी में है या सीजीएसटी में है या एसजीएसटी में है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर वो ऑल आईटीसी में आ जाता है आपके 2B में या 2A में, और अगर आपने उसे क्लेम नहीं किया है तो आप यहाँ से उसे रिवर्स जरूर कर दें। उस तरह के आईटीसी को बिल्कुल ही क्लेम ना करें। हो सके तो मंथ टू मंथ रिकॉन्साइल करते जाइए और रिवर्सल करते जाइए। ये नहीं कि अभी टाइम है, ये टाइम तो है आपका 30 सितंबर तक। किसी भी फाइनेंशियल के नेक्स्ट जो मंथ फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर है उसके सितंबर तक आपके पास टाइम रहता है, लेकिन उतना आपको नहीं करना है। आप पर मंथ अपना रिकॉन्साइल करते जाइए और यहाँ पर क्लियर करते जाइए कि अगर इस तरह का कोई भी आईटीसी आपके पास, मान के चलिए कोई ऐसा सामान जिसे आपने परचेज ही नहीं किया लेकिन आपको वो 2A 2B में दिखाई दे रहा है, अब पता लगेगा क्या कि आप उसका बिल सर्च कर रहे हैं, वो इनवॉइस सर्च कर रहे हैं, और जब सर्च करने पे पता लगता है कि ये इनवॉइस तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, इस तरह का कोई माल ही नहीं परचेज हुआ है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि गलती से वो आपके यहाँ पर ऑल आईटीसी में या 2A 2B में आ गया होगा। तो एक बार चाहे आप उस पार्टी से डिस्कशन कर ले, सामने वाले से पूछ लें अगर आप अवेलेबल है तो, या फिर अगर लगता है कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, गलती से किसी ने दे दिया, तो उस तरह के आईटीसी को आप यहाँ से रिवर्स कर दें। इस सेक्शन के तहत आप उसे यहाँ से रिवर्स कर दें। आपको अदर में नहीं रिवर्स करना है, फर्स्ट आईटीसी B1 में आपको रिवर्स करना है। गलती से अगर किसी ने आईटीसी आपको दे दिया जिसका परचेज आपने किया ही नहीं
लेकिन वो फिर भी 2A 2B में दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रिवर्स इस सेक्शन के अंदर आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, यहाँ तक बात क्लियर है, आपने ये समझ लिया ए और AB में क्या कहता है। AB में क्या कर रहा है, ये सर्विस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस, इसका भी ATC आपको नहीं मिलेगा, सर्विसिंग का भी ATC नहीं मिलेगा, रिपेयर वगैरह करवाते हैं उसका भी ATC आपको नहीं मिलेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। इन सो फॉर दे आर रिलेटेड ऑफ मोटर व्हीकल्स, अगर वो ये सब कुछ रिलेटेड है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो आपका इंश्योरेंस का, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस किसी का भी ATC नहीं मिलेगा, चाहे वैसे एयरक्राफ्ट रेफर्ड हो, ये सब से रिलेटेड जो भी है, इसमें किसी से भी, अगर मान के चलिए मोटर व्हीकल से, वैसे जहाज है या एयरक्राफ्ट है, इसमें आप जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ये सब कुछ करवाते हैं, तो इसका ATC आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते क्लॉज ए और क्लॉज AA को छोड़ करके। क्लॉज ए और AA क्या है, तो ये देख लीजिए, क्लॉज ए आपका ये हो गया, ये एक्सेप्टेड जहाँ से लिखा हुआ है, मतलब ऐसी स्थिति में, मतलब ये स्थिति जो है और ये वाला, यहाँ तक आ जाइए नीचे, ये क्लॉज ए और क्लॉज AA, क्लॉज AA का अंदर ये जितना भी है ये सब कुछ, एक नंबर में ये तीनों है और दूसरा नंबर में ये AA का अंदर 2 ऑप्शन है। ठीक, यानी कि नियम AA और ये वाला, ये जितना भी है, इस दोनों को छोड़ करके अगर इस तरह के आइटम, इस तरह के सप्लाई पर या परचेज पर अगर आपको ATC मिल रहा है, तो फिर आपको कह रहा है कि, तो फिर आपका इस सब का भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर ए और डबल ए, क्लॉज A और क्लॉज AA जो है, इससे रिलेटेड अगर ये नहीं है, इससे रिलेटेड अगर ये नहीं है, तो फिर आपको उसका ATC नहीं मिलेगा। ठीक, अब कोई आदमी आता है और कहता है 2 व्हीलर परचेज किया, कहता है कि जो मैं अपना GST दे रहा हूँ, ओके, और आप मुझे ना GST दीजिए, इसका टैक्स दीजिए और मैं इसे क्लेम करूँगा। तो भाई उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बना करके दे दीजिए, और वो क्लेम करता है या नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसे समझाना है कि भैया इसका ATC आपको नहीं मिलेगा। या अगर आप कोई भी व्हीकल ऐसा परचेज कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से ही क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका ATC नहीं मिलेगा। तब भी अगर आपने गलती से क्लेम कर लिया, तो फिर उसे कोशिश रखिए कि 30 सितंबर तक इस तरह के ATC को जरूर रिवर्सल कर दें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, नहीं तो फिर आपको उसका पेनल्टी के साथ रिवर्स करना ही करना पड़ेगा जब नोटिस आएगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाता है प्रोवाइड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड हो सकता है इन रिस्पेक्टेड ऑफ सच सर्विस शैल बी अवेलेबल। सर्विस अगर आप किसी भी व्हीकल्स का ले रहे हैं, मोटर व्हीकल्स का ले रहे हैं या वेसल का ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट का ले रहे हैं, तो इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन उसके क्या है कि क्लॉज A और क्लॉज AA के अंदर वो आ रहा है, तब आप उसे क्लेम कर सकते हैं उसका ATC। ओके, यहाँ पर क्या करा है, पर्पस स्पेसिफाई दिया, यहाँ पर किस पर्पस से ले रहे हैं उसको स्पेसिफाई कर लीजिए पहले, कि अगर आप क्लॉज AA के अंदर ले रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसका भी ATC आप नहीं लेंगे। वेयर रिसीव्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन इंगेज। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मुझे मान के चलिए किसी फंक्शन के लिए कोई व्हीकल्स चाहिए, 5, 10, 15 चाहिए, और जिस सामने में जिस पार्टी से हम ले रहे हैं कि भैया आप मुझे 10-15 व्हीकल्स दे दीजिए, मुझे फंक्शन में काम रिक्वायरमेंट है, और उसके पास नहीं हुआ, तो वो थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करेगा कि मेरे पास 10 व्हीकल्स हैं और मुझे 5 और चाहिए, और मान के चलिए वो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हैं। ठीक, आप भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, जिससे उसने लिया वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है,
और उसने जो 5 गाड़ी दिया उसका जो वो बिल बना करके देगा उसका एटीसी उसको मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है वेयर रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन अगर उसे रिसीव कर रहा है तो फिर उसका एटीसी आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग होता है तो व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट का, तो वहाँ पर भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन द रेस्पेक्टेड सच एज मोटर व्हीकल्स वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इंज्योर्ड बाय हिम। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका भी जनरल इंश्योरेंस का भी आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है। अब इसमें आ जाए फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। अब कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस है जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। क्या? फूड एंड बेवरेज का, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आउटडोर कैटरिंग का, इसका भी आपको नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विस का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लीजिंग का आपको या रेंटिंग पे, लीज पे या हायरिंग कर रहे हैं किसी भी मोटर व्हीकल्स को तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, इस तरह जो भी है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है, बशर्ते वो नियम ए और डबल ए में नहीं आ रहा हो। अगर वो क्लॉज ए और क्लॉज ए में आ रहा है तब इस सब का मिलेगा आपको। अगर वो क्लॉज ए जो ऊपर मैंने बताया क्लॉज ए या क्लॉज ए डबल ए के बारे में, अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ को। अगर वो इसके तहत आ रहा है क्लॉज ए के अंदर तो फिर इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक हो गया क्लियर। क्या करा है? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इसका भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करा है? प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द रेस्पेक्टेड ऑफ सच गुड्स और सर्विस, या बोथ या दोनों ही, shall be available where an inward supply of the such good or service या both use the registered person for making an outward taxable supply of the same category of a goods या service या फिर दोनों ही as element of taxable composite और mixed supply। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान के चलिए कोई फंक्शन कहीं पे हो रहा है और मैंने उस फंक्शन में किसी पर्सन को ऑर्डर दिया कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा चीज़ होटल बुक करवाओ और सारे खाने का भी प्रबंध करवाओ। तो सामने वाले ने कहा होटल तो भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा, दोनों भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो इसके पास होटल सर्विसिंग है उसके पास तो होटल का रूम वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो खाना प्रोवाइड नहीं करता। वो थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करता है कि तुम खाना का जो है मतलब वो कर लो और यहाँ पर इतने पर्सन हैं, इस सब के खाने के रेडी करके मुझे सप्लाई करो। ठीक, अब वो क्या करेगा कि सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा है, रूम भी प्रोवाइड कर दिया और खाना भी प्रोवाइड कर दिया, सामने वाला का क्लियर हो गया, उसका कुछ भी आईटीसी जो भी है नहीं मिलना है और नहीं मिलेगा। अब जिसने इसे खाना सप्लाई किया है तो वो क्या होगा कि होटल वाले को उसका आईटीसी मिल जाएगा। इसने क्या किया? मिक्स और कंपोजिट सप्लाई किया है टैक्सेबल, लेकिन इस कम में इसका जो मिक्स क्या है, भोजन मिक्स है, जो कि इसके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये जो खाना जो इसने प्रोवाइड करवाया है, इस खाने का इस होटल वाले को यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये करा है मिक्स और कंपोजिट सप्लाई अगर टैक्सेबल है तो फिर उसका आईटीसी आपको अवेलेबल होगा। अगर आप मेंबरशिप ले रहे हैं किसी क्लब का तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ का या फिटनेस सेंटर का आप ले रखे हैं, कहीं भी फिटनेस सेंटर में जाते हैं वहाँ पे से आपको बिल वगैरह मिलता है तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड टू द एम्प्लॉय ऑन वैकेशन, किसी वैकेशन पर किसी अगर आपने अपने एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग बेनिफिट के लिए या भेजा है लीव वगैरह में तो उसका भी आपको, या होम ट्रेवलिंग से रिलेटेड कुछ भी इस तरह का वर्क है तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
ठीक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोवाइड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्टेड सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल। आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। वेयर इज द obligatory for the employer to the provide that the same it employ under any law। अगर उस टाइम इससे रिलेटेड या ट्रेवलिंग बेनिफिट से रिलेटेड, वैकेशन से या लीव से रिलेटेड कोई ट्रेवलिंग बेनिफिट का लॉ सेम टाइम में, जिस टाइम बिगनिंग, अगर उस टाइम में शुरुआत में टाइम बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, लॉ के अंदर ये चीज चल रहा है तो फिर आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए और रिवर्सल में क्या सब कह रहा है समझते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे पॉइंट दीजिए, कह रहा है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं। मान के कर चलिए कोई जनरेटर वगैरह लाए, कोई बड़ा मशीन लाए, तो डायरेक्ट ला करके तो बिठा नहीं देंगे, उसके लिए नीचे उसका बनाएंगे स्लैब वगैरह, तब उस पर जा करके उसको फिक्स करते हैं। तो कह रहा है उस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को छोड़ करके, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ करके, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, एक आता है कि जो आप सीधे बुलाए और वॉशिंग करवा दिए, थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सामान भी सामने वाले का होता है, वर्क भी सामने वाला का होता है, सर्विस भी, दोनों ही जब मिक्स रहते हैं तब वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं हो गया कि सामान आपका है और सामने वाला आकर के कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या सर्विसिंग करवा रहे हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का काम करवा रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर तो फिर उसका आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट वेयर इन इट इज एन इनपुट सर्विस ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर आपको मिल जाएगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन जो है सेक्शन 2 में सब सेक्शन 119 के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या सब आएगा। ठीक, तो ये कह रहा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 119 में वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीटेशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्टरनेशन और commissioning of the any immovable property wherein the transfer of the property in goods whether as goods or in some other form in the immovable in the execution of the such contract। इस तरह का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह का वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो क्या होगा, आपको उसका आईटीसी यहाँ पर नहीं मिलेगा। समझ गए, यही वर्क कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इसने सेक्शन 2 सब सेक्शन 119 में बताया है। अब कह रहा है कि गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए किसी टैक्सेबल पर्सन से गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं तब भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ करके, क्लियर कर दिया है कि अदर देन प्लांट और मशीनरी का काम अगर करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो उस तरह के वर्क को छोड़ करके आप कोई भी गुड्स या सर्विस ले रहे हैं टैक्सेबल पर्सन से तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, ऑन हिज ऑन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड एंड सर्विस बोथ इज द कोर्स एंड फर्दर ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस या कोर्स के लिए अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी और क्लॉज डी, यानी कि सी और डी, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन या अल्टरनेशन या रिपेयर टू द एक्सटेंड द कैपिटलाइजेशन। अगर आप कैपिटलाइजेशन के लिए ये सब सारा सी और डी का वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन
अगर वो कैपिटलाइजेशन के अलावा अगर आप मान के चलिए कोई छोटा मोटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हुआ तो उसको आप अगर पीएल अकाउंट में लेकर के चले जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, तो फिर आप उसको उसका आईटीसी आपको मिल सकता है, बशर्ते उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कभी इस तरह का आ गया अलग अलग करने के लिए कि आप मुझे बताइए कि ये आपका सच में जो टैक्सेबल है या नहीं, जिसका इनपुट आपने क्लेम किया है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर वो कैपिटलाइजेशन है तो बिल्कुल ही आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा सी और डी से रिलेटेड। गुड्स और सर्विस बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 क्या किससे रिलेटेड है? तो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड है। तो उसके तहत अगर आपको कोई भी आईटीसी मिल रहा है तो उसको आप क्लेम, उसके अंदर अगर कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 किसके लिए है? कंपोजिशन लेवी के लिए। कंपोजिशन वाले पर्सन से अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्टेड ऑन द गुड इम्पोर्ट बाय हिम। गुड्स और सर्विस का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉन रेजिडेंस पर्सन है, आउट ऑफ कंट्री रिलेटेड पर्सन है, मान के चलिए कोई अदर कंट्री से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ का माल परचेज करके सेल कर रहा है, तो फिर उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन पर्सन एक्सेप्टेड ऑन द गुड इम्पोर्ट बाय हिम, अगर वो पर्सन इम्पोर्ट करके बाहर से गुड्स जहाँ से वो आया है आउट ऑफ कंट्री से, वहाँ से माल परचेज करके ला रहा है और फिर ये अपने यहाँ के कंट्री में आकर के सेल कर रहा है, तो फिर उसको उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन नॉन रेजिडेंस पर्सन को कहाँ का आईटीसी नहीं मिलेगा? अगर वो यहाँ आकर के फिर यहाँ का माल परचेज करके सेल कर रहा है तो फिर उसको उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है। गुड्स और सर्विस बोथ यूज पर्सन कंजप्शंस, अगर पर्सनल कंजप्शन के लिए आप गुड्स या सर्विस कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब आ जाए यहाँ पर गुड्स लॉस्ट, स्टोन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ या डिस्पोजल, इसमें से कुछ भी हो गया तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। वे ऑफ द गिफ्ट या फ्री सैंपल कुछ भी आप दे रहे हैं तो उसका आईटीसी भूल जाइए, वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, अब कोई भी माल आप परचेज करके लाए इनकेस और पता चला कि 1 या 2 दिन के बाद उसमें से कुछ माल आपका चोरी हो गया। ठीक, तो जो आपका माल चोरी हो गया उसका आपको वो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, या आग में जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्पोजल आपने फेंक दिया या गिफ्ट दे दिया या फ्री में दे दिया, तो उस सब का आईटीसी आप भूल जाइए। आप चाहे वो माल परचेज करके भी लाए हैं उससे मतलब नहीं है, वो आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट क्या करा है? नेक्स्ट है एनी टैक्स पेड द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या है? फ्रॉड से रिलेटेड है। और 129 और 130 क्या है? ये आपका जो विल बनाते हैं इससे रिलेटेड है। तो इस तीनों सेक्शन के अंदर अगर आपका माल पकड़ा जाता है तो फिर उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और साथ ही इंटरेस्ट भी फाइन भी उतना ही लगेगा, फाइन भी उतना ही आपको लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका माल पकड़ा गया है, चलो भाई इतना का आईटीसी मिल जाएगा और भर देते हैं मिल जाएगा, तो भूल जाइए, वो आपको आईटीसी उसका नहीं मिलने वाला है। अगर किसी भी सेक्शन 74 के अंदर आप पकड़े जाते हैं या 129 या 130 वे बिल नहीं बना करके देते हैं, तब आपका माल पकड़ा जाता है, तब भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। 74 में अगर आप कोई माल ले जा रहे हैं और जितने का माल है उतने का आपके पास बिल नहीं है या ईवे बिल नहीं है, ये इनवॉइस नहीं है, और गलती से चेकिंग के अंदर पकड़ा गया, तो फिर आपको उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लास्ट में एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ
this chapter and chapter 4, the expression plant and machinery. अभी हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पॉइंट पढ़ा रहे थे उसमें अदर देन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया गया है। मीन्स वहां पे क्या बताया गया है कि अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम है उससे रिलेटेड टॉपिक को ऊपर में मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus and equipment and machinery fixed to the earth by foundation or structural support that are used for the making outward supply of goods or service, या दोनों ही, and include such foundation and the structure support but excludes. अपने ऊपर में अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कि अदर देन प्लांट एंड मशीनरी कोई भी परचेज करके लाते हैं, उसका फाउंडेशन आप करते हैं नीचे, फिर उस पर मशीन को फिक्स करते हैं, तो उस तरह का जो आईटीसी आपको रहेगा उस तरह का जो आईटीसी आपको मिलने वाला है उससे आप ले सकते हैं, उसका आईटीसी आपको मिल भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर लैंड बिल्डिंग यानी अदर सिविल स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, लैंड का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर का अदर काम कर रहे हैं, तो उसका आईटीसी फिर नहीं मिलेगा। टेल कम्युनिकेशन टावर आप बैठा रहे हैं, तो टेल कम्युनिकेशन टावर बैठाते हैं तो नीचे फाउंडेशन करना पड़ता है, तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। पाइपलाइन या आउटसाइड कुछ भी फैक्ट्री प्रेमिस से रिलेटेड काम करवा रहे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट जो है 17.5 में दिया है कि किस किस का आईटीसी मिलेगा, किस किस का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको यहाँ पर जाकर के 3B फाइल करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो भी ऑल आईटीसी में आ गया है अब टोटल का टोटल मेरा है, मैं क्लेम कर लूँगा, जब होगा देखा जाएगा, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं करके निकल जाऊँगा। उसके बाद दूसरा अकाउंटेंट आएगा, समझेगा, अपना माथा सर पटकेगा, करता रहेगा। तो ये नहीं करना है, हर मंथ इसे क्लियर करते हुए चले जाना है इस सेक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 38, 42 और 43 CGST रूल में क्या क्या आता है और उसमें से किस किस को आपको रिवर्स करना है। तो 17.5 में आपने देख लिया है कि किस चीज़ पॉइंट को आपको क्लेम नहीं करना है आईटीसी, और कौन कौन सा आईटीसी ऐसा है जो गलती से अगर ऑल आईटीसी में आ गया तो रिवर्स भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।